तो बच्चों सेकेंड टर्म का एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है थ्योरेटिकली। कुछ सवाल भी हमने उसके ऊपर बना लिए हैं यंग मॉडल्स के ऊपर। याद है आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स बनवाई थी। अब जब हम पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि बल्क मॉड्यूलस का यूज होता है लिक्विड के लिए और गैस के लिए। अब जब तक आपको लिक्विड और गैस की जानकारी ना हो तब तक आप बल्क मॉडल्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बल्क मॉडल्स में ज़्यादातर काम प्रेशर का है, वॉल्यूम्स का है, डेंसिटी का है। अब चलो वॉल्यूम के बारे में तो आपको पता है, डेंसिटी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, प्रेशर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रेशर और डेंसिटी का टर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में बल्क मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम आपको पढ़ा चुके हैं। इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन कितने टाइप का है, इलास्टिसिटी कितने टाइप की है, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, इन सब के बारे में बात हम लोगों ने कर ली थी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा, ठीक है, और मैलिएबिलिटी क्या होती है, इसके बाद में उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, इलास्टिसिटी कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने अप्लाई किया था, एक तो ब्रिज के अंदर हमने अप्लाई किया था, याद है आप लोगों को। एक किसी भी होलो सिलेंडर को ट्विस्ट करना मुश्किल होता है, सॉलिड को ट्विस्ट करना आसान होता है, कुछ चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है। अब अगर और सवाल हम लोगों को बनाने हैं तो हमें अच्छे तरीके से प्रेशर और डेंसिटी की जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ रहे हैं प्रेशर और डेंसिटी की तरफ। सही मायने में इस पूरी यूनिट का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आते हैं। अब सॉलिड की बात तो हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे लिक्विड और गैस की एक साथ। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और गैस, इसे एनसीईआरटी में अलग टर्म से दिखाया गया है और वहां इसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, फिर आप लोग अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करिएगा, टर्म पढ़ेंगे फिर सवाल बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो बेटा टॉपिक है सबसे पहले अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ जी, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस। और पहली बात यह है कि फ्लूइड की कैटेगरी में हम डालेंगे किसे, जिसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लो हो सकती है, उसे हम फ्लूइड की कैटेगरी में डालते हैं। बच्चों समझ आ रही बात आप लोगों को। अच्छा, अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, तो जब आप लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वही आपका कहलाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम देते हैं। तो जब भी मैं आपके सामने फ्लूइड का नाम लूंगा, सिर्फ लिक्विड ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। लिक्विड के साथ और क्या होता है, लिक्विड के साथ में गैस भी होती है। द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और गैस, द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और गैस कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा। अब यहां से फ्लूइड मैकेनिक्स को जनरली दो हिस्सों में बांट दिया गया है बच्चों, दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है हमने। एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, और एक को हम नाम देते हैं साहब हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स। एक हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हमारा कहलाता है हाइड्रोडायनामिक्स। अब जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है और हाइड्रोडायनामिक्स क्या है। देखो बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स मींस कोई भी लिक्विड है आपके पास में और वो लिक्विड रेस्ट में है। जैसे आप कोई कंटेनर लो और कंटेनर के अंदर आप पानी को भर दो। अब कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो मोशन तो नहीं कर रहा होगा, वो एक जगह आराम से कंटेनर के अंदर भरा हुआ होगा, होगा ना भरा हुआ। तो वो जो कैटेगरी हमारी आएगी वो हाइड्रोस्टैटिक्स में आएगी। हाइड्रोस्टैटिक्स मींस लिक्विड और गैस इन रेस्ट। जब लिक्विड और गैस दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं तो इस कंडीशन की स्टडी को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। नंबर 2 पर हमारे पास में आता है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो का मतलब यहाँ लिक्विड और गैस दोनों से है, और डायनामिक्स का मतलब है मोशन करने से। जब लिक्विड मोशन करेगा तो वो आएगा हाइड्रोडायनामिक्स की कैटेगरी में, और जब वो रेस्ट में होगा तो वो आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में। अब बताओ
नहर के अंदर जो पानी बह रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक्स में है या हाइड्रोडायनामिक्स में है? हाइड्रोडायनामिक्स में है। क्लियर हो गई बात? कोई बड़ा सा कंटेनर लो, पानी भर दो उसके अंदर, पानी भरने के बाद वो लिक्विड रेस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा? तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में आएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम पहले पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स। हम पहले स्टडी करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स की। हाइड्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। लगभग ये समझ लीजिए कि 80% पोर्शन हाइड्रोस्टैटिक्स का है, मात्र 20% आपका हाइड्रोडायनामिक्स का है। ये तो आखिर में आएगा जाकर, ज़्यादातर काम हमें हाइड्रोस्टैटिक्स में करना है। ठीक है, चलिए। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला नंबर हमारे पास में आता है वो है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? अब डिफाइन करने को तो हम 1 सेकंड में से डिफाइन कर दें कि साहब डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, डेंसिटी बन जाएगी। लेकिन सही मायने में डेंसिटी क्या है? आपको डेंसिटी का नाम सुनकर क्या समझ में आता है, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। डेंसिटी वर्ड बना है डेंस से, डेंस। और डेंस का मतलब इस चीज से है कि वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो कितना एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, कितना एक दूसरे के पास पास है। यानी डेंसिटी हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को शो करती है। काहे को शो करती है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को। यानी भाई कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में मॉलिक्यूल तो जरूर होंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे? और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई गैप भी जरूर होगा। अगर उन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि उनके बीच में गैप ज्यादा हो गया, यानी इंटरमॉलिक्यूलर गैप ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर गैप ज्यादा है तो पक्का डेंसिटी कम होगी। और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम होगा, यानी मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो गैप कम है, और गैप कम है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इनके बीच की ज्यादा होगी। तो थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे के पास पास हैं, कितने एक दूसरे से दूर दूर हैं, इस बात को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो गई बात? अब डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में बेटा, वो है मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। समझ आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, डेंसिटी को क्या तो हम डी से डिनोट करते हैं या हम डिनोट करते हैं रो से? डेंसिटी को क्या तो हम डी से डिनोट करेंगे या डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो से। दूसरी बात यह है कि डेंसिटी का जो एसआई यूनिट रहेगी बेटा डेंसिटी की, डेंसिटी की एसआई यूनिट है हमारे पास में किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सीसी। किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। जो अनदर यूनिट है इसकी, इसे बोलते हैं सीजीएस यूनिट। जो इसकी सीजीएस यूनिट है यह है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पर सीसी। ग्राम पर, पहले ये बताओ कि जैसी डेंसिटी का नाम लूंगा, फॉर्मूला तो तुम्हें एकदम से याद आना ही चाहिए। फॉर्मूले के साथ साथ तुम्हें यह भी पता चलना चाहिए कि डेंसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को। डेंसिटी कम तो गैप ज्यादा। समझ में आ रही बात? और डेंसिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप कम होगा, कॉम्पैक्ट होंगे मॉलिक्यूल, एक दूसरे से बंधे हुए होंगे मॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात? ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में डेंसिटी का। ये इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। अब दोनों यूनिट में होता है एक रिलेशन साहब, रिलेशन है ये 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। अगला पॉइंट देखिए इससे रिलेटेड, अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं खुद से लिखवाऊंगा आप लोगों को, पहले समझ लीजिए आप बात को अच्छे से। अगला पॉइंट बेटा ये है, हमने डेंसिटी के बिहाफ पर मटेरियल को 2 हिस्सों में बांट दिया है साहब। डेंसिटी के बिहाफ पर मटेरियल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले मटेरियल का नाम है आइसोट्रॉपिक मटेरियल, दूसरे का नाम है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, अब ये आइसो दिख रहा है आपको, आइसो, इस आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? ओके। और ट्रॉपिक का मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है? अब आप मुझे बताइए कि आइसो मीन्स कांस्टेंट, ट्रॉपिक मीन्स डेंसिटी, तो कुल मिलाकर कलेक्टिवली मीनिंग क्या बन गया इसका? कलेक्टिवली मीनिंग हो गया इसका कांस्टेंट डेंसिटी। बोलो हुआ या नहीं हुआ? यानी ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? अब पानी तुम चाहे भारत से उठा लो,
चाहे इंग्लैंड से उठा लो, चाहे अमेरिका से उठा लो, चाहे कहीं से भी उठा लो, बताओ डेंसिटी उसकी सेम रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी या नहीं रहेगी? तो उसे हम किसकी कैटेगरी के अंदर डालेंगे? आइसोट्रॉपिक की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। किसकी कैटेगरी के अंदर डालेंगे? जिसकी डेंसिटी हर जगह सेम रहती है, दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। नंबर 2 पर आता है बेटा हमारे पास में एन आइसोट्रॉपिक। अभी जो एन वर्ड दिख रहा है ना आपको, एन, इस एन का मतलब होता है नॉट और इस एन का मतलब होता है जीरो। क्या तो इसका मतलब होता है नॉट या इसका मतलब होता है जीरो? समझ में आ रही बात? या इसका मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल माने जो बदल रहा हो बार बार, ठीक है। अब आप देखो एन यानी वेरिएबल है, बदल रहा है बार बार। समझ में आ रही बात? एन आइसो का मतलब हो गया वेरिएबल, बार बार बदल रहा है, और ट्रॉपिक माने डेंसिटी, यानी ऐसा मटेरियल जिसकी डेंसिटी डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट होगी, उसे आप क्या नाम देंगे? एन आइसोट्रॉपिक। वो हमारा एन आइसोट्रॉपिक कहलाएगा बच्चों, ठीक है। सो मटेरियल को हमने डेंसिटी के बिहाफ पर दो हिस्सों में बांट दिया है, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। अब पहुंचते हैं हम अगले पॉइंट पर। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है, हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जहां वाई एक्सिस पर है डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर। हमें ग्राफ बना रहे हैं जहां वाई एक्सिस पर तो है डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर। जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ मिला हमें कुछ इस तरीके से, ध्यान से जरा, ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिला। अब ग्राफ ऐसा मिलने का मतलब ये है कि बताओ इस ग्राफ का सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट ये है या नहीं है? यस और नो। यानी इस ग्राफ में सबसे ज्यादा डेंसिटी यहां पर है, और ये जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ये ग्राफ बनाते हैं हम वाटर के लिए डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच, ये ग्राफ बनाते हैं हम पानी के लिए, वाटर के लिए डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच। यानी जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी होगी मैक्सिमम, और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाओगे तो डेंसिटी घटना स्टार्ट कर देगी। तो एक छोटा सा सवाल आता है, कितने टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? तो कितने पर होती है? 4। वो जो आप कहते हो ना कि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितने पर होती है? पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल मैक्सिमम होती है। समझ में आ रही बात? अब जैसे सुनो बात को ध्यान से, हम जो पानी पीते हैं ना बेटा, नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी पूरा 1000 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। उस वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब होती है जो फुल्ली आयनिक होता है, पूरी तरीके से मिनरल से भरपूर होता है पूरी। यानी एक समझ लो, एक आइडियल वाटर की जो डेंसिटी होगी ना वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। हम जो पानी पीते हैं या जो हम अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं उसकी डेंसिटी क्या तो 1000 से कम होती है या 1000 से हल्की सी ज़्यादा होती है। समझ आ रही बात? आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि भाई कुछ पानी ऐसे आते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। विराट कोहली बहुत महंगा पानी पीता है, नीता अंबानी बहुत महंगा पानी पीती है। उस पानी के अपने कुछ और फायदे तो होते ही अलग कि उनके अंदर कुछ मिनरल्स आपको अलग मात्रा में मिलते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका वो ये है कि उन वाटर्स की डेंसिटी एग्जैक्ट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यानी जितनी मात्रा में मिनरल्स उनके अंदर होने चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयंस जो उसके अंदर होने चाहिए, वो उतनी मात्रा में ही आप लोगों को उसके अंदर मिलते हैं। समझ आ गई बात? नॉर्मल वाटर तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, और वो वाटर किसी भी टेम्परेचर पर 1000 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब डेंसिटी ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की अपने इस नए पॉइंट की जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। पहले बताओ फ्लूइड के अंदर कौन कौन आता है? लिक्विड और इस चैप्टर में आप उन्हीं लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। बताइए समझ में आ गई क्या बात? सबसे पहली बात हमारे पास में आती है कि साहब हमने इस यूनिट को 2 हिस्सों में बांट दिया। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स माने लिक्विड और गैस रुका हुआ है, रेस्ट में है। हाइड्रोडायनामिक्स, लिक्विड या गैस मोशन कर रहा है, वो हमारा हाइड्रोडायनामिक्स कहलाएगा। 80% पार्ट आपका हाइड्रोस्टैटिक्स में है और 20% पार्ट आपका हाइड्रोडायनामिक्स में है। हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की। हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है डेंसिटी।
डेंसिटी किस बात को शो करती है? डेंसिटी इस बात को शो करती है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप है। अगर हाई डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप क्या होगा? कम होगा। और अगर लो डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा होगा। एक दूसरा आसान तरीका डेंसिटी को डिफाइन करने का है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड डेंसिटी। मास अपॉन इट्स कॉल्ड ऐसा यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अनदर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दोनों के बीच में रिलेशन है ये दोनों के बीच में रिलेशन है साहब। समझ आ रही बात? इसकी जो डायमेंशन होती है हमारे पास में डेंसिटी की डायमेंशन होगी ये ml-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी की डायमेंशन है हमारे पास में। इसके बाद हमने डेंसिटी के बिहाफ पर मटेरियल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक का नाम है आइसोट्रॉपिक, एक का नाम है एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक डेंसिटी हर जगह सेम, एनआइसोट्रॉपिक डेंसिटी जगह जगह पर बदलती रहेगी, वो एनआइसोट्रॉपिक हो गया। डेंसिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। बताओ पानी की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है और कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाओगे तो अगेन डेंसिटी आपकी घटना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, हमारे पास में क्या आता है? अगले पॉइंट का नाम है रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी, या हम लोग इसे एक और बढ़िया से नाम से पुकारते हैं, इसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चा बड़ा जल्दी कंफ्यूज हो जाता है भाई इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम सुनता है ना, वो सोचता है कि यार स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है तो जरूर कोई ग्रेविटेशन का कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज है और ये डेंसिटी से रिलेटेड है। इनका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। इनका मतलब है डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल या एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी of water at 4 degree Celsius. This is called relative density और specific gravity। इसी को हम नाम देते हैं relative density और specific gravity। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें, हमें कहा रो Hg, रो का मतलब डेंसिटी। यहां देखो भाई, इधर उधर मत देखो, बिल्कुल यहां फोकस होना चाहिए आपका। रो का मतलब है डेंसिटी और Hg का मतलब है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वो इतनी है, ये मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है, ठीक है। तो आपको मर्क्यूरी के लिए रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? अब बताओ रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है? 13,600। डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। हमेशा वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना है आपको, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या बना हमारे पास में? और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। देखो क्यों? क्योंकि ये जो 13,600 है इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और नीचे पानी की डेंसिटी है। देखो ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी क्या है? यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है हमारे पास में, ये कैसी होती है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस भी है और ये डायमेंशनलेस भी है। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिए अभी मुझे। पक्की बात? हाँ जी बोलिए, लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले है फ्लूइड मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals in the branch of physics which deals in the study of the branch of physics which deals in the study of properties of liquid or gases
लिक्विड और गैसेज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कॉमनली देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। कॉमनली देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, इसके बगल में ब्रैकेट बनाकर लिख देना फ्लूइड इन रेस्ट, फ्लूइड इन रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड समझते हो ना भाई सभी लोग बच्चों, लिक्विड और गैस, फ्लूइड इन रेस्ट। और नंबर 2 है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, और इसके साथ ब्रैकेट में आप लिख देंगे फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन। ठीक है बेटा। अब इसमें पहली ब्रांच हेडिंग डाल दो हाइड्रोस्टैटिक्स। हम सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब आप समझते ही हो कि लिक्विड या गैस आपकी रुकी हुई है, रेस्ट में है। हालांकि गैस कभी रुक नहीं सकती है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मानकर चल रहे हैं कि लिक्विड तो रुक सकता है, गैस नहीं रुक सकती है, दोनों रेस्ट में है। एक जगह आपने उन्हें कॉइंसाइज कर दिया है, यानी एक जगह बंद कर दिया है आपने किसी कंटेनर के अंदर। बताऊं आगे? हाइड्रोस्टैटिक्स हेडिंग डाल दी सभी लोगों ने। अब इसमें पहली लिख दो हेडिंग डेंसिटी। फर्स्ट हेडिंग है डेंसिटी। Density is defined as mass in per unit volume. Mass in per unit volume. ठीक है। अब पॉइंट्स बनाकर लिखना स्टार्ट करेंगे। It is denoted by D और रो। इस चीज से डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल डी और रो। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी और रो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट and its SI unit किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अनदर यूनिट ग्राम पर सीसी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सीसी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दोनों के बीच में रिलेशन है ये, 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों के बीच में रिलेशन है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। हाँ जी, क्या है डायमेंशन? ml-3। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ml-3, ml-3। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, material can be classified into 2 parts. On the basis of density, material can be classified into 2 parts. Okay. Number 1, isotropic. क्या मतलब है बच्चों आइसोट्रॉपिक का? कांस्टेंट डेंसिटी और सेम डेंसिटी। तो इसके साथ अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं बगल में ब्रैकेट बनाकर लिख दो कांस्टेंट डेंसिटी मटेरियल।
कांस्टेंट डेंसिटी मटेरियल, और नंबर 2 है एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक इसमें लिख देना वेरिएबल डेंसिटी मटेरियल, वेरिएबल डेंसिटी मटेरियल। डन? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगले पॉइंट में आप ग्राफ बनाएंगे बेटा, और ग्राफ बनेगा डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच। फोर डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, और ये मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 ग्राम पर सीसी। वाटर की बात हो रही है, ये ग्राफ सिर्फ पानी के लिए है, वाटर के लिए है। ओके, समझ आया? हो गया? आगे बढ़ूं? लास्ट टर्म लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी हाँ भाई बताओ, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसे निकालने का तरीका क्या है ये भी बता दो। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल या मैटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है? और ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये कैसा है बच्चों? यूनिटलेस होने के साथ साथ डायमेंशनलेस भी है, ना इसकी यूनिट है ना इसकी डायमेंशन है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट के लिए यहां देखो, आपसे कहा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल 5.4। एल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी इतनी है, तो डेंसिटी कितनी होगी? बहुत आसान, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो उठाकर। अगर तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है और डेंसिटी बनानी है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी बनानी है तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है? तो बताओ क्या बनेगी डेंसिटी ऑफ एल्कोहल? डेंसिटी ऑफ एल्कोहल बनेगी 5400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ आ गई बात? हाँ जी सर, क्लियर हो गया? बोलो भाई। कर लीजिए नोट डाउन। अब देखो, वैसे तो इसके ऊपर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि भाई 11th या 12th स्टैंडर्ड पर पहुंचकर मल्टीप्लाई के डायरेक्ट सवाल आ जाए, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। हाँ, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वहाँ डेंसिटी बार बार आपके सामने आता रहेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन। लेकिन 2020 में एक परिवर्तन देखने को मिला, जो जेई के एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, उसमें एक सवाल इसका देखा गया था। अब मैं वो सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, दिमाग लगाना कि कैसे प्रॉब्लम बनाओगे। बेसिक फॉर्मूला इसका ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है? देखो बेटा, प्रॉब्लम थी हमारे पास में कुछ ऐसी। नंबर 1, एक कंटेनर है साहब आपके पास में कुछ ऐसा। आपने कंटेनर के अंदर 3 लिक्विड को भर दिया। ये जो पहला लिक्विड यहां भरा हुआ है इसका मास भी m है, ये जो दूसरा लिक्विड यहां भरा हुआ है इसका मास भी m है, ये जो तीसरा लिक्विड यहां भरा हुआ है इसका मास भी m है। तीनों के मास m m m है।
पहले लिक्विड का वॉल्यूम है V1, दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम है V2, तीसरे लिक्विड का वॉल्यूम है V3। पहले लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी है ρ2, तीसरे लिक्विड की डेंसिटी है ρ3। देखो हुआ क्या, अगर आप एक कंटेनर के अंदर मान लो यहां आपने डाल दिया ऑयल, ठीक है, पैराफिन ऑयल डाल दिया आपने, पैराफिन ऑयल के ऊपर आपने ग्लिसरीन को डाल दिया, उसके ऊपर आपने अल्कोहल को डाल दिया, ठीक है, 3 लिक्विड हो गए, तीनों को बढ़िया करके आपस में मिक्स करा दिया। इसकी डेंसिटी कितनी है ρ1, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। जब आपने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, वो इन तीनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, क्या उस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी इतनी रहेगी? कुछ ना कुछ तो बदल जाएगी। एक की डेंसिटी ρ1 है, एक की ρ2 है, एक की ρ3 है, तीनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन आपने बना दिया, तो वो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी डेंसिटी कितनी होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम सहारा लेंगे कॉमन फॉर्मूले का और कॉमन कंडीशन का। भाई हमारे पास में जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है वो ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। हम टोटल मास को साहब टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बताइए टोटल मास कितना है हमारे पास में? भाई इसका मास कितना है m, इसका कितना है, इसका कितना है, तो क्या हो गया, और वॉल्यूम बताओ टोटल कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। बताओ हुआ या नहीं हुआ? अब और हम क्या कैसे इसे सही कर सकते हैं? 3m इज इक्वल टू, बेटा ये क्या लिखा हुआ है V1। V1 का मतलब है सिर्फ यहां का वॉल्यूम, है सिर्फ यहां का वॉल्यूम। जब डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम हो सकता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी भी हो सकता है। भाई अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को यहां ले जाऊं, डेंसिटी को इसके अपॉन में ले जाऊं, क्या बन जाएगा मेरे पास में, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो बताओ V1 को हम क्या लिखेंगे? V1 के लिए मास कितना है V1 का, और डेंसिटी कितनी है, तो V1 को हम लिखेंगे m अपॉन, नहीं समझ में आया क्या? पक्का? तो V2 को हम क्या लिखेंगे, m अपॉन, और V3 को हम क्या लिखेंगे, m अपॉन, m यहां से कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेकर ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, 3 अपॉन 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 प्लस 1 अपॉन ρ3। बेटा समझ में आया? अब देखो जरा, 3 अपॉन, ये कितना है ρ1, ये ρ2, ये ρ3, एलसीएम आ जाएगा ρ1 ρ2 ρ3, यहां आएगा ρ2 ρ3 प्लस ρ1 ρ3 प्लस ρ2 ρ1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां से ऊपर, तो ये बन गया साहब 3 ρ1 ρ2 ρ3 अपॉन ρ1 ρ2 प्लस ρ2 ρ3 प्लस ρ1 ρ3। ये हमारे पास में रिजल्टेंट डेंसिटी निकल कर आएगी। मुश्किल नहीं है, बेसिक सा काम है, कैलकुलेशन ढंग के साथ करोगे तो काम बन जाएगा। बेसिक फॉर्मूला था आपके पास में टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई टोटल मास हो गया m प्लस m प्लस m 3m। क्या यहां तक किसी को डाउट है? यस और नो। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 को हम लिख सकते हैं m अपॉन ρ1, V2 को हम लिख सकते हैं m अपॉन ρ2, और V3 को हम लिख सकते हैं m अपॉन ρ3। m को कॉमन लेकर ऊपर वाले m से कैंसिल आउट कर दिया, बस फिर तो कैलकुलेशन की और कोई काम नहीं किया हम लोगों ने। समझ में आया? करिए नोट डाउन, आगे बढ़ेंगे फिर। साइलेंस। ओके
यासिर शांत रहो। देखो बेटा इसकी सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में, 1 2 3 4, इस बार 4 लिक्विड को हमने आपस में मिलाया। कमाल की बात यह है कि लास्ट क्वेश्चन में क्या सेम था बेटा, इस बार क्या सेम दे रखा है, सबका वॉल्यूम सेम दे रखा है आपको। V1 भी V है, V2 भी V है, V3 भी V है और V4 भी V है। यहां की डेंसिटी है ρ1, यहां की डेंसिटी ρ2, यहां की डेंसिटी ρ3, यहां की डेंसिटी ρ4। 4 लिक्विड को मिलाकर एक सॉल्यूशन रेडी कर दिया हमने। तो 4 लिक्विड को मिलाने से वो जो सॉल्यूशन रेडी हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है साहब, ठीक है। अब कैसे बताएंगे, अब सुनिए जरा ध्यान से। बताइए डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है अपने पास में, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। बेटा यही है ना, ठीक है। तो टोटल मास बताओगे कितना हो गया, माना कि इसका मास कितना है m4, इसका कितना है, इसका भी m4, इसका तो टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बेटा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4v, v प्लस v प्लस v प्लस v 4v। बता दो कोई परेशानी हो तो। रहबर समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग। डेंसिटी तो है हमारे पास में, ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 है नहीं, ये फिर ये कौन सी डेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, मास निकाल रहे हैं भाई। ρ1 ρ2 ρ3 ρ4, रो डेंसिटी से तो दिखाते हैं, डेंसिटी को रो से ही तो दिखाते हैं। इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो फिर ये डेंसिटी कौन से निकाल रहे हैं हम लोग भाविक, कौन सी डेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, ये जो इनका सॉल्यूशन बनेगा, यानी इन चारों को मिलाकर कुछ एक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे सुन रहा है भाई, भाई सर हटा अपना जरा आगे से, हाँ सुन रहा है। लेमन सोडा हो गया, उसमें थोड़ा सा शुगर मिलाया हम लोगों ने, थोड़ा सा सॉल्ट डाला उसके अंदर, ठीक है। और कौन सा बनाया, काला खट्टा बना दे, उसके अंदर वो डाल दिया हम लोगों ने, 4-5 चीजें मिल गई, तो एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन रेडी हो गया आपके पास में। उसकी डेंसिटी कितनी होगी वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन है बेटा हमारे पास में। अब यहां समस्या पैदा करने वाला कौन है, m1 m2 m3 m4। इस m1 m2 m3 m4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे सुनो ध्यान से। मास का फॉर्मूला होता है साहब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू, बताओ जरा इसका वॉल्यूम कितना है v और डेंसिटी कितनी है, तो इसका मास हो गया v ρ4, m4 की वैल्यू निकल गई v ρ4, m3 कितना निकलेगा v ρ3, m2 कितना निकलेगा, m1 कितना निकलेगा। सो टोटल डेंसिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे v ρ1 प्लस v ρ2। बेटा नहीं समझे क्या है, देखो यार ईमानदारी से मैं अगर बताऊं ना, तो तुम्हारे अंदर जिस चीज की सबसे बड़ी भयंकर कमी है वो क्या है, तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी और ईमानदारी की कमी है। और वो कमी क्या है कि जब तुम क्लास में बैठते हो ना, तब जो तुम्हारे मन में या दिमाग में डाउट उठता है तुम वो पूछते नहीं हो, वहीं के वहीं दबा देते हो, ये सोचकर कि हो सकता है कि बहुत छोटा सा डाउट हो और मैं पूछ लूँ ऐसा सिली सा डाउट, तो मेरे दोस्त मुझे सोचे कि इसने क्या पूछ लिया, देखो यार हैं। ये चीज़ अगर आप अपने अंदर से निकाल दो ना, तो एक बढ़िया स्टूडेंट की तरफ आप बढ़ जाओगे। कोई जन्म से बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं होता कि भाई बिल्कुल वो पैदा हो रहा है क्या कह रहा है भाई, मैं पहले बात क्या कर रहा हूं तू ये बता, और तू किस चीज पर आया है, क्या पूछ रहा है। बुद्धि भ्रष्ट आदमी है बिल्कुल, है पढ़ाया जाता है तब सुनता नहीं है। कम से कम टीचर की बात तो पूरी होने दिया करो गधे।
ले अब देख कैसे बना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, ऊपर मास और अपॉन में क्या है, समझ रहा है, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने यहां पर, तो मास इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब बता इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम बता कितना है बेटा, V4 नहीं है, V है, V है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ4, तो वॉल्यूम की मल्टीप्लाई ρ4 में करेंगे तो मास निकल जाएगा इसका। समझ गया या नहीं समझा अभी भी? ठीक है, अब बताओ ऊपर और नीचे से क्या कैंसिल आउट होगा, यहां पर है V, ये V से ये V कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट डेंसिटी क्या बनेगी आपके पास में, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 प्लस ρ4 एंड डिवाइडेड बाय, बोलो समझ में आ गया क्या? कर पाओगे आराम से, पक्का कोई परेशानी नहीं है? चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं बस, बातें नहीं। ओके भाई, कोई समस्या हो किसी को तो बता दीजिए मुझे यहां तक। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किस चीज को दिखाती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को या इंटर एटॉमिक गैप को। फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट आप लोगों को बता दी है, कन्वर्जन बता दिया है, टेम्परेचर से रिलेशन बता दिया है, आइसोट्रॉपिक बता दिया है, एनआइसोट्रॉपिक बता दिया है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये आपको बता दिया है, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी ये आप लोगों को बता दी है। तो डेंसिटी का काम हो गया है अब हमारा खत्म, और डेंसिटी के तुरंत बाद जो अगला नंबर आता है उसका नाम है प्रेशर। हेडिंग लिखो अपनी कॉपी के अंदर, प्रेशर। प्रेशर देखो, अब बात सुनो ध्यान से। बेसिकली प्रेशर है क्या बच्चों, ठीक है, प्रेशर होता क्या है सुनिए ध्यान से। मान लो कि मैंने आपके सामने ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स का जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है? अगर मैं इस बॉक्स पर बाहर से कोई प्रेशर, कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, क्या अप्लाई करता हूं, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, यानी पर यूनिट एरिया पर बाहर से जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। ये 9th क्लास के हिसाब से डेफिनेशन है, हालांकि 11 से इसका कोई खास नाता है नहीं, यहाँ एक अलग ही फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर का मतलब जरूर समझ में आना चाहिए। एक बात तो आप अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का है। कितने का है? या पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया। उस पर यूनिट एरिया पर बाहर से जो फोर्स अप्लाई होगा उसी को आप नाम देने वाले हैं प्रेशर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए, ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है भाई, इस मेरे हाथ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होगा, जितना भी एरिया आ रहा होगा, मैंने जितना फोर्स यहाँ इस स्क्रीन पर अप्लाई किया और जितना भी मेरे हाथ के नीचे एरिया आ रहा होगा, उस फोर्स को उस एरिया से डिवाइड कर देना है। उस फोर्स को उस एरिया से क्या कर देना है? डिवाइड। वही हमारा क्या बन जाएगा? वही हमारा प्रेशर बन जाएगा। और स्ट्रेस का ही दूसरा नाम प्रेशर है। देखो, जो मैंने जिस चीज के लिए मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, किस चीज से कोरिलेट करने के लिए? इलास्टिसिटी से कोरिलेट करने के लिए। जहां फॉर्मूले में जब भी बल्क मॉडुलस की बात आएगी ना, किसकी बात आएगी? बल्क मॉडुलस की बात कहां आएगी? जब लिक्विड की बात होगी या गैस की बात होगी। तो जब भी लिक्विड या गैस की बात होगी तो इलास्टिसिटी की जगह तो आप बल्क मॉडुलस रख देंगे। रख दिया इलास्टिसिटी की जगह बल्क मॉडुलस। स्ट्रेस की जगह आप रखेंगे प्रेशर। क्या रखेंगे? स्ट्रेस नहीं रखेंगे आप, वहां पर प्रेशर रखेंगे आप वहां पर। और स्ट्रेन की जगह आप रखेंगे डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा V अपॉन V मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो बेसिकली हमें यहां से शुरुआत करनी है प्रेशर से कि साहब प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप का होता है,
किस तरीके से काम करता है, क्या प्रेशर की डायरेक्शन होती है, क्या प्रेशर की यूनिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कब प्रेशर काम करेगा और कैसे काम करेगा। इन सारी बातों पर हमें गौर डालनी है। तो पहली बात सीखने को आपको यह मिलती है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है, तो आपके और स्क्रीन के बीच में जितना भी एरिया कांटेक्ट में है, क्या है में है, उस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपका प्रेशर निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, प्रेशर। द थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। यहां खाली फोर्स का यूज नहीं कर सकते। थ्रस्ट का मतलब होता है वो फोर्स जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाकर काम करता है। ठीक है। थ्रस्ट एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया called pressure, called pressure. It is denoted by capital P. It is denoted by capital P. ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे आप लोग। नंबर 1 पॉइंट है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। SI यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये प्रेशर की SI यूनिट है बच्चों। समझ में आ गई बात। ओके नेक्स्ट, ये कौन सी यूनिट थी, SI यूनिट थी। नंबर 2 CGS यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक यूनिट, एटमॉस्फेरिक यूनिट, एटमॉस्फेरिक यूनिट का नाम है साहब ATM, ATM, एटमॉस्फेरिक यूनिट ATM। नेक्स्ट मेट्रोलॉजी यूनिट। हाँ भाई बच्चों, जानते हो मेट्रोलॉजी क्या होता है, जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। अर्थ के सरफेस के अंदर की जो साइंस होती है ना, वो मेट्रोलॉजी की कैटेगरी में आती है। अर्थ के सरफेस के अंदर जो प्रेशर काम करता है वो मेट्रोलॉजी की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो मेट्रोलॉजी जो यूनिट है इसकी वो है बार। क्या है, बार भी प्रेशर की ही एक यूनिट है, लेकिन ये जैसे हम बोलते हैं कि एशिया के नीचे एक प्लेट है, एक प्लेट यूरोप के नीचे है। जब वो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कंपन पैदा होता है, जिससे अर्थक्वेक आता है। उन्हें बोलते हैं यूरेशिया प्लेट। क्या बोलते हैं। तो वहां जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर लगता है, वो बार में मापा जाता है। काहे में मापा जाता है। ओके नेक्स्ट है बैरोमीटर यूनिट, बैरोमीटर यूनिट, बैरोमीटर यूनिट हो गया। बैरोमीटर यूनिट है बच्चों 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। प्रेशर मापने की डिवाइस होती है एक, बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। ये सब आगे का काम है। अभी सिर्फ लिखो कि बैरोमीटर की जो यूनिट है वो इस तरीके से सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है। और आखिर में है हाइड्रोडायनामिक्स। हाँ जी साहब तनुश्री, हाइड्रोडायनामिक्स वर्ड कब इस्तेमाल में लाया जाता है, वो फ्लो कर रहा हो, काहे में हो, मोशन में हो, फ्लो में हो। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट है हमारे पास में वो है टॉर। क्या है, TORR, टॉर। ऐसे टॉरिसली भी बोलते हैं, टॉरिसली। ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसली। समझ गए। इतनी सारी यूनिट है हमारे पास में प्रेशर की। और प्रेशर है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करेगा उसे एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपका प्रेशर बन जाएगा बच्चों। अब आपका काम सिर्फ इतना है, डेंसिटी बढ़िया करके पढ़ के आनी है। कल प्रेशर आधे दिन में, मतलब हाफ क्लास में 30 मिनट में प्रेशर हमारा खत्म हो जाएगा।
और जितना हमें इलास्टिसिटी के लिए पढ़ना था वो हम पढ़ लेंगे, फिर हम दोबारा से अपने इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है।